अल्टरनेटिंग करंट है, सपोज उसका इक्वेशन कुछ ऐसा गिवन है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, ऐसे कुछ गिवन है सपोज है। हो सकता है कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी तुमको दे दिया जाए, उसका इक्वेशन ऐसे है, ई नॉट ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू बोल दिया जाए, ठीक है ना। तो प्लस माइनस कुछ भी लग सकता है। तो अगर तुम्हें एक अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन पता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज तुमको गिवन है जिसका इक्वेशन तुम्हें गिवन है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, तो हम करंट के इक्वेशन को या फिर वोल्टेज के इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेक्टर में। और वेक्टर में रिप्रेजेंट करने को ही क्या बोला जाता है? फेजर डायग्राम। वैसे तो ये चीज मैंने तुमको वहां भी बताई थी, एसएचएम में, बिल्कुल। तो देखो सपोज मैं ऐसे ले लेता हूं एक्स वाई प्लेन, एक आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन है। इसको मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं क्या करता हूं, एक सबसे पहले आई नॉट रेडियस का क्या ड्रॉ कर लेता हूं, एक ऐसे सर्किल ड्रॉ कर लेता हूं आई नॉट रेडियस का, ठीक है ना। अब बताओ इसका साइन के अंदर कितना इसका टर्म है, बताओ, ओमेगा टी प्लस फाइव वन। तो एक्स एक्सिस से तुम क्या करो, ओमेगा टी प्लस फाइव वन एंगल पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दो ऐसे, ओमेगा टी प्लस फाइव वन। इसका लेंथ ऑब्वियस सी बात कितना होगा, आई नॉट, क्योंकि कितने रेडियस का सर्किल मैंने बनाया था, आई नॉट रेडियस का, ठीक है। ये बन गया बेटा। इस अल्टरनेटिंग करंट को वेक्टर फॉर्म में तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बोलो आया समझ में? यस सर। तो इक्वेशन को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। कई जगह इसकी भी जरूरत पड़ेगी कि वेक्टर को फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्वेशन में। आया समझ में, बोलो। अब जैसे इस वोल्टेज का बनाना है मुझे वेक्टर, तो इसका पीक वैल्यू क्या है, ई नॉट। तो तुम क्या करो, पहले ई नॉट रेडियस का एक क्या बना लो, ऐसे सर्किल बना लिया सपोज मैंने ई नॉट रेडियस का है। अब साइन के अंदर क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव टू, सपोज ओमेगा टी प्लस फाइव टू एंगल पे तुमने एक वेक्टर ऐसे बना दिया। इसका लेंथ होगा ई नॉट, और एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा इसका, बताओ, ओमेगा टी प्लस फाइव टू। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताओ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू है, उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बताओ सबको समझ में आया? यस सर। तो इसको बोलते हैं कि तुमने फेजर डायग्राम बना लिया। इस चीज को ही बोला जाता है फेजर डायग्राम, कि तुमने अल्टरनेटिंग करंट का फेजर डायग्राम बना लिया, मतलब उसका वेक्टर बना लिया, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का तुमने फेजर डायग्राम बना लिया, मतलब उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा, जैसा कि मैंने फिगर बना रखा है, बताओ इसमें वोल्टेज वाला वेक्टर ऊपर है और करंट वाला वेक्टर नीचे है, मतलब इसमें वोल्टेज क्या करेगा, करंट से लीड करेगा। इसमें बोलेंगे कि वोल्टेज करंट से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और कितना एंगल लीड कर रहा है, तो ये एंगल कितना आएगा, बताओ, फाइव टू माइनस माइनस फाइव वन। तो अकॉर्डिंग टू दिस फेजर डायग्राम मैं बोल सकता हूं कि वोल्टेज, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वो अल्टरनेटिंग करंट से लीड कर रहा है, और कितना एंगल लीड कर रहा है, फाइव टू माइनस फाइव वन एंगल। आया समझ में? यस सर। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, फेज ऑफ वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू करंट। करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज का फेज क्या होगा, तो क्या बताओगे यहां पे, फाइव टू माइनस फाइव। क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। इफ फाइव टू माइनस फाइव वन,
इज पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट से लीड कर रहा है, देन वोल्टेज leads the current and if phi2 minus phi1 is negative, then voltage lags the current. तो बोलते वोल्टेज लैग कर रहा है और करंट क्या कर रहा है, बताओ उस केस में लीड कर रहा है, ठीक है ना? बोलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये सबको समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। The AC current I1 and I2 are given by I1 is equal to 4 sin omega t plus pi by 6, I2 is equal to 4 sin omega t plus minus pi by 6. Then find the AC current I. हमें बताना है AC करंट I की वैल्यू क्या होगी। तो ये अल्टरनेटिंग करंट इधर से आई जा रहा है, इसका कुछ पार्ट इधर गया होगा I1 और कुछ पार्ट इधर गया होगा I2। बोलो। यस सर। तो इसका मतलब I इक्वल टू क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 होना चाहिए। बोलो। यस Yes. ऐसा नहीं कि Yes. I1 की वैल्यू 4 एम्पियर है, ये भी 4 एम्पियर है, तो I2 क्या आ जाए, I क्या आ जाएगा 8 एम्पियर। ऐसा नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना? ये मत सोचो कि I1 4 एम्पियर है, I2 भी 4 एम्पियर है, तो I कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। नहीं, फेज के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे फेज के साथ ऐड करेंगे। पहले फेजर डायग्राम बनाऊंगा। जैसे एक छोटा सा पॉइंट और इसमें रहेगा, छूट गया, उसको देखो समझ लो। कई बार इसी डायग्राम को, इसको तो बोलते हैं एब्सोल्यूट फेजर डायग्राम, कई बार इसी में रिलेटिव फेजर डायग्राम भी बनाया जाता है। रिलेटिव का मतलब ऐसे समझो, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई एक वेक्टर हम किधर बना लेंगे, एक्स एक्सिस में। जैसे मैंने सपोज करंट वाला वेक्टर किधर बना लिया, एक्स एक्सिस में, ऐसे। कितने लेंथ का, आई नॉट लेंथ का। अब मुझे पता है इसका फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव 1 है।
तो अब बताओ वोल्टेज का वेक्टर कैसे बनाऊंगा फिर मैं? करंट वाले से कितने एंगल पे? बताओ ये कितना एंगल था इसका? -5 -5 एंगल पे किसको बना लो? वोल्टेज वाला वेक्टर बना लो। ये तुम ऐसे भी फेजर डायग्राम बना सकते हो, मगर इसको क्या बोलते हैं बताओ? रिलेटिव फेजर डायग्राम। तुमने करंट के रिलेटिव किसका फेजर डायग्राम बनाया बताओ? वोल्टेज का। करंट को एक्स एक्सिस में बना लिया और उसके रिलेटिव तुमने वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाया। बताओ ऐसा उनमें? यस सर। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव फेजर डायग्राम। और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फेजर डायग्राम। अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या करूंगा मैं रिलेटिव वाला ड्रॉ करता हूं। चलो पहले मैं इसका वेक्टर बना लेता हूं, क्योंकि ये इसका फेज कम है, इसका फेज क्या है बताओ? ज्यादा है। देखा जाए तो इनमें कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, तो कैसे पता लगाओगे? साइन के अंदर एंगल जिसका ज्यादा होगा वो लीड करेगा, साइन के अंदर एंगल जिसका कम होगा वो क्या करेगा बताओ? लैग करेगा। तो I1 लीड कर रहा है, I2 लैग कर रहा है, तो मैं पहले लैग करने वाले वेक्टर को एक्स एक्सिस में बना लेता हूं। कितने लेंथ का बताओ? 4 का। बोलो, ये I2 का बना दिया फेजर डायग्राम मैंने। अब बताओ I2 के रिस्पेक्ट में I1 का फेज बताओ कितना आएगा? 2π/3 π/3 आएगा। यस मतलब 60 डिग्री है। तो मतलब अब मैं I2 से कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे I1 वाला वेक्टर बना लूंगा। बोलो। यस तो ये I1 का वेक्टर बन गया 60 डिग्री पे, और ये I2 का वेक्टर बन गया। अब बताओ I1 और I2 को जब ऐड करेंगे तो हमें I मिलेगा कि नहीं? बोलो। यस सर। तो मैं अब इन दोनों को ऐड करूंगा, रिजल्टेंट निकालूंगा इनका। तो बताओ इनका रिजल्टेंट निकालूंगा कितना आ जाएगा? हमें तो डायरेक्टली पता है, √4√3 आएगा। बताओ, √3 टाइम्स बताया था ना। सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हो, एंगल 60 हो, तो रिजल्टेंट क्या आता है? √3 टाइम्स आ जाता है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसका लेंथ होगा 4√3। तो इसका मतलब करंट I को अब मैं कैसे लिखूंगा? यही करंट I का वेक्टर है बेटा। करंट I का वेक्टर यही है, इन दोनों का एडिशन वाला वेक्टर यही है। और ये यहां से एंगल कितना बना रहा होगा? 30, एंगल बाइसेक्टर लाइन है। तो अब मैं इस वेक्टर को किस में कन्वर्ट करूंगा बताओ? इक्वेशन में। तो I इक्वल टू क्या लिखूं? इसका लेंथ कितना है? 4√3। और साइन के अंदर क्या लिखूं बताओ? साइन के अंदर इसका फेज कितना था बताओ? I2 वाले का ω/t ω/t -π/6 था है इसका। और इसका तो फेज इससे क्या आएगा? I2 वाले से 30 डिग्री ज्यादा आएगा, तो इसमें +30 और आ जाएगा। बोलो। तो -30 और ये +30 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फेज क्या बचेगा? इसका फेज कितना आएगा? ω/t। तो ये आएगा बेटा, करंट I की वैल्यू ये होगी, मैं बता दूं। आया समझ में? तो अल्टरनेटिंग करंट I की वैल्यू होगी 4√3 sin ω/t होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं? कैसे हमने ऐड किया बताओ दो अल्टरनेटिंग करंट को? बोलो। यस सर। तो यहां पे करंट को या वोल्टेज को जब ऐड करना है तो फेज के साथ ऐड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वैल्यूज को ऐड करना है, फेज के साथ ऐड करना पड़ेगा। सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पहले हम लोग डीसी सर्किट्स में सॉल्व करते थे। सेम किरचॉफ लॉ लगेंगे, सेम ओम्स लॉ लगेंगे, सेम सभी लॉज लगेंगे, मगर फेज के साथ तुम्हें लगाना पड़ेगा। सब कुछ फेज के साथ ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे चलूं बताओ? यस यस
देखो रिएक्टेंस ऑफ ए रजिस्टर, जैसे कोई रजिस्टर है और इस रजिस्टर के अक्रॉस जब क्या लगा देंगे, कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा देंगे, कोई वोल्टेज ऐसा लगा दिया V0 साइन ओमेगा टी टाइप का, तो जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे तो यहां जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा होगा बताओ, अल्टरनेटिंग टाइप का होगा है। Yes. तो इस करंट के पाथ में ये रजिस्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसे क्या बोलेंगे, इस रजिस्टर का रिएक्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब डीसी सर्किट में जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते थे, एसी सर्किट में उसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंस बोला जाता है, ठीक है ना। तो व्हेन AC current flows in a register, then resistance offered by it in the path of AC is called resistive reactance। बताओ याद रहेगा सबको। Yes, sir. देखो रजिस्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है ये R के इक्वल ही आती है, इसको XR से लिखेंगे, XR की वैल्यू क्या आएगी R। मतलब एक रजिस्टर का रिएक्टेंस जो होता है वो चाहे एसी के लिए रेजिस्टेंस निकालें, रिएक्टेंस निकालें, या डीसी सर्किट के लिए निकालें, दोनों के लिए एक रजिस्टर का रिएक्टेंस क्या रहता है बताओ, सेम रहता है। आया समझ में। Yes. क्या ये रिएक्टेंस, रजिस्टर का जो रिएक्टेंस है क्या इस पे डिपेंड कर रहा है कि इस रजिस्टर से जो पास होने वाला अल्टरनेटिंग करंट है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा क्या है, नहीं डिपेंड कर Sir. रहा है। मतलब रजिस्टर का रिएक्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, उसमें चाहे लो फ्रीक्वेंसी का करंट पास कराएं चाहे हाई फ्रीक्वेंसी का करंट पास कराएं। बोलो क्लियर है सबको ये। Yes, sir. resistive reactance does not depend on the frequency of alternating current। कितना क्लियर है बताओ। Yes, sir. मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और रजिस्टिव रिएक्टेंस के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कैसा बनेगा, ऐसे, और इसकी वैल्यू हमेशा रजिस्टेंस के इक्वल रहेगी। इतना क्लियर है बताओ। Yes, sir. देखो हम लोग कई मेथड होते हैं एसी सर्किट को सॉल्व करने के। एक उनमें से मेथड है कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड होता है, जो कि तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, खैर बोर्ड में तो खासकर वो मेथड नहीं लगाना है, मगर क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें आंसर निकल के आना चाहिए बस है, वहां ये थोड़ी कोई देखने आ रहा है
कि तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व कर दिया, कि तुमने फेजर डायग्राम से सॉल्व कर दिया, कि कैसे सॉल्व कर दिया। तो मैं एक एक्स्ट्रा मेथड बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड, और उस मेथड से तुम्हारे लेवल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। तो जब भी कॉम्प्लेक्स मेथड लगाना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से एसी सर्किट को सॉल्व करना होगा, तो रजिस्टर का रिएक्टेंस क्या लेंगे, R प्लस 0J। ये J जो है ना वो I है। जैसे तुम लिखते थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे लिखते हो ना 2 + 3i, ऐसे लिखते हो ना, आयोटा जिसको बोलते हो, बोलो। यस सर। तो यहां आयोटा की जगह मैं J लिख रहा हूं। आयोटा की वैल्यू क्या लिख रहा हूं यहाँ पे J, मतलब ये जो J है वो क्या है तुम्हारा √-1 है, ठीक है ना। क्योंकि करंट के लिए हम I यूज करते हैं, तो इसलिए दो I हो जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर करंट वाला I और ये आयोटा वाला I कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रजिस्टर का रिएक्टेंस लिखने को पूछा जाए तो तुम क्या लिखोगे, R प्लस 0J लिखोगे। बताओ ये क्लियर है सबको? ये याद कर यस लो, सर। ये याद कर लो, देखना भी इसको याद रखेंगे तो हमारी सर्किट कितनी आसानी से सॉल्व होंगी, ये मैं करके दिखाऊंगा फिर आगे, ठीक है ना। यस सर। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड होगा जिस मेथड से हम प्रॉब्लम को और भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अदर भी मेथड हैं, उन मेथड को भी बताऊंगा, प्लस एक एक्स्ट्रा मेथड ये बताना है, ये तुम्हारे बुकलेट्स में नहीं मिलेगा, मगर ये मैं बताऊंगा जिससे आपके कंपटीशन वाले जो प्रॉब्लम होंगे ना, टफ लेवल भी होंगे, तो वो आसानी से सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो ये याद रहेगा। बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर में रजिस्टर का रिएक्टेंस कैसे लिखना है, R प्लस 0J। R जहां पे उसका रेजिस्टेंस है, मतलब रजिस्टर का रिएक्टेंस देखा जाए तो क्या है, प्योरली रियल नंबर है? क्लियर है सबको? बताओ, बोलो बेटा। यस सर। आगे चलूं? Yes, sir. रिएक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर। जैसे कोई इंडक्टर है, L है सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें जब एसी करंट फ्लो करेगा, कोई एसी करंट है I0 साइन ओमेगा टी टाइप का, तो इस करंट के पाथ में इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उससे क्या बोलेंगे, इंडक्टर का रिएक्टेंस बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन ए एसी करंट flows through inductor, resistance offered by it in the path of AC current is called inductive reactance। इसको XL से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू होती है बेटा ओमेगा L। ये प्रूव भी हो जाएगा आगे। तो देखो इसका मतलब बताओ, इस इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ। Current की frequency. कि जो करंट उससे पास करा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है।
ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट अगर उससे पास करेगा तो इंडक्टर उसमें रेजिस्टेंस भी उसके लिए क्या करेगा, ज्यादा ऑफर करेगा। आया समझ में? कम फ्रीक्वेंसी का अगर एसी करंट पास करेगा तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और ओमेगा के बीच में अगर ग्राफ बनाता हूं तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, लीनियर। बताओ इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, कॉम्प्लेक्स Yes. नंबर के फॉर्म में अगर हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो एक्सएल की वैल्यू लिखेंगे 0 प्लस ओमेगा एल जे, ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या लिखना है तुम्हें, 0 प्लस ओमेगा एल जे। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मेथड यूज करेंगे तो इस चीज को याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना? आगे चलूं, बताओ। Yes, sir. सिमिलरली कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कोई कैपेसिटर है सी, और अगर इससे कोई अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा है इस कैपेसिटर से, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इस करंट के पाथ में, उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर in the path of AC, alternating current, is called capacitive reactance। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई ओमेगा सी होती है। तो देखो यहां पे ओमेगा के ये क्या है बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Yes, sir. Yes. तो ये कुछ ऐसे बनना चाहिए इसका ग्राफ। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, इसका मतलब कम होता जाएगा, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे 0 माइनस 1 बाई ओमेगा सी जे, ठीक है ना? Yes, sir. तो देखो रजिस्टर से एसी करंट पास करेगा तो रजिस्टर का रिएक्टेंस हो गया, इंडक्टर से एसी करंट पास करेगा तो इंडक्टर का रिएक्टेंस हो गया, और कैपेसिटर से अगर करंट पास करेगा तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस हो गया। अब किसी सर्किट में हो सकते हैं सारे लगे हों, हैं? तो उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब होता है सिंपली जो भी एसी सर्किट है उस पूरे सर्किट का
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझो। जैसे सपोज कोई रजिस्टर है, कोई इंडक्टर है, हो सकता है कोई कैपेसिटर भी है, और तुमने इसके क्रॉस क्या लगा दिया, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे तो इसमें इस पूरे सर्किट में क्या फ्लो करेगा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, बताओ। Yes, sir. तो ये पूरा सर्किट मिलकर, सारे एलिमेंट्स मिलकर इस करंट के पाथ में जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे उसे क्या बोलेंगे, इस सर्किट का इंपीडेंस। मतलब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझो इसको। आया समझ में? इंपीडेंस को Yes. क्या समझो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो इसको। बोलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. तो रेजिस्टेंस offered by a circuit in the path of alternating current is called impedance of the circuit. Find the impedance of the given सर्किट। यहां वोल्टेज जो लगा रखा है ऐसा है 10 sin 100t सपोज ये। अच्छा, रजिस्टर का बताओ, अभी रिएक्टेंस क्या लिखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में बताओ इसका रजिस्टेंस क्या होगा, बोलो। 2 plus sir 0J. 2 plus 0J. 2 प्लस 0J। अच्छा, इंडक्टर का रेजिस्टेंस बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में क्या लिखोगे? 0 plus omega LJ. तो ओमेगा एल करो, ओमेगा ये है देखो इसका, ओमेगा 100 इंटू एल करो, कितना आ गया, 2J आ जाएगा। बताओ ओमेगा एल की वैल्यू 2 आ जाएगी। Yes. ओमेगा एल निकालेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻² हो गया एल, ओमेगा की जगह 100, तो मेरे ख्याल से 2J आ जाएगा। बोलो हैं? Yes, sir. अब बताओ ये दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में हैं? Yes. Yes, sir. तो बताओ सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, R1 प्लस R2 से। ऐड कर देंगे दोनों. Yes, sir. तो तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जेड से डिनोट कर रहा हूं, तो तुम क्या कर दो, R1 प्लस R2 करो, दोनों को ऐड करो, तो 2 प्लस 0J और प्लस 0 प्लस 2J क्या बन गया, जेड की वैल्यू बताओ। 2 plus 2J, sir. 2 प्लस 2J बन गया। 2 plus 2J. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा एक, ठीक है ना? Yes, sir. और इस Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर तुम मॉडुलस निकाल दो तो इंपीडेंस आ जाता है बेटा, ठीक है ना? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम क्या निकाल दो, अगर मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो होता है, एक आर्गुमेंट और एक मॉडुलस, तो मॉडुलस sir. निकालो, क्या आएगा बताओ इसका, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया बताओ ये, 2 अंडर रूट 2 ओम। और यही क्या है इस सर्किट का, क्या बताओगे, इंपीडेंस। बताओ आया समझ में कैसे निकालेंगे? Yes, sir. तो सिंपल है, एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर तुमने रिएक्टेंस लिख लिए तो समझो कि वो रेजिस्टेंस बन गए, और फिर देख लो सीरीज में कि पैरेलल में, उसके हिसाब से क्या निकालो, इक्विवेलेंट निकाल लो। इक्विवेलेंट जो आएगा जेड, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल लो बताओ, आर्गुमेंट। तो क्या आ जाता है, पूरे सर्किट का क्या आ जाता है बताओ, इंपीडेंस आ जाता है। बताओ क्लियर है कि नहीं सबको, हैं? Yes, sir. Yes, sir.
ओमेगा गिवन है 100 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। तो इस सर्किट का हमें बताना है इम्पीडेंस क्या होगा, मतलब इसका क्या निकालना है हमें बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो पहले तो इसका बताओ रजिस्टर का क्या लिखूं, रेजिस्टेंस 2 plus 0 J 2 + 0 J, और कैपेसिटर का क्या लिखूं 0 - 1 ओमेगा की जगह है 100, C की जगह है 1/3 और 10 की पावर -2, ऐसा बनेगा बताओ J, मतलब ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 0 - 3J आएगा बताओ। और इंडक्टर का अगर लिखेंगे तो क्या आएगा बोलो 0 plus 0 + 2J आएगा। तो पहले R1 R2 पहले क्या है बताओ, parallel तो इनका इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालते हैं पहले तो करो 1/R इक्विवेलेंट निकलेगा कितना 1/2 और प्लस 1/-3J आएगा बताओ। yes sir एलसीएम क्या ले सकता हूं इसमें बताओ 6J ले लेता हूं एलसीएम, क्या बन जाएगा 3 J 3J और -2 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना बना बताओ यहां से 6J डिवाइडेड बाय 3J - 2 बोलो। अब ये R इक्विवेलेंट R3 के साथ क्या है बताओ, series में sir तो सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट निकाल देता हूं हैं, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा Z सपोज, तो Z इक्वल टू आ जाएगा 2J प्लस 6J और 3J - 2 बोलो। yes sir और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बताओ इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा minus 6J², J² की वैल्यू -1 होती है, yes, yes, तो -6 और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -4J प्लस 6J बाई 3J -2। तो इस पूरे सर्किट का देखो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट कितना बनेगा -6 प्लस 2J और डिवाइडेड बाय 3J -2 बोलो। yes sir अब अगर मैं Yes, sir. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल दूं modulus मॉडुलस, Modulus. तो इंपीडेंस आ जाएगा। अब तुम्हें अगर याद हो Z इक्वल टू अगर Z1 + Z2 है तो Z का मॉड क्या लिख सकता हूं Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड लिख सकता हूं बोलो। yes sir Yes, sir. तो बताओ इस Z का मॉड क्या लिखोगे, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालो √4 sir +4 और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालो 9 + 4 कितना आ गया बताओ √40 बाई कितना आ जाएगा 13, 13 sir इतने ओम आ जाएगा। ये इसका इंपीडेंस आ गया पूरे का। बताओ वाई समझ में, yes sir Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से ही ये निकाल पाओगे इंपीडेंस। अभी जो हम दूसरे मेथड सीखेंगे उनसे तो ये इंपीडेंस निकलेगा भी नहीं तुमसे। और हमें जो सिलेबस में है वो ज्यादातर सिलेबस में जो है सीरीज वाले आएंगे सब, मतलब इंडक्टर रजिस्टर कैपेसिटर ये सब किस में लगेंगे बताओ एक साथ सीरीज में लगे होंगे। और सीरीज में लगे होंगे तब तो इस मेथड से निकालोगे इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालोगे तो 2 ही लाइन में निकल जाएगा हमेशा। बताओ क्लियर है सबको ये। Yes, sir. तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, जब भी इंपीडेंस किसी सर्किट का निकालना होगा तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से निकाल पाएंगे बड़े आसानी से, ठीक है ना। Yes, sir.
इवन टफ से टफ सर्किट होगी तब भी निकाल पाएंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए मगर निकाल लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं है। जो पहले रियल नंबर में जो ऑपरेशन करते थे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, या फिर r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 जो लगाते थे, अब वही तुम्हें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? Yes, sir. आगे चलो, बताओ। Yes, sir. A purely resistive circuit. Purely resistive circuit. देखो, अब हम एक एक सर्किट को स्टडी करना शुरू करते हैं। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मेथड अभी नहीं बताऊंगा शुरू में, पहले दूसरे जो हमारे बोर्ड के सिलेबस में जो मेथड हैं उन मेथड को अप्लाई करके अभी मैं सॉल्व करूंगा सारी सर्किट। ठीक है ना? फिर बाद में मैं 2-3 एग्जांपल लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मेथड के थ्रू भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, सो दैट तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे कोई। ठीक है ना? नहीं तो पता चले एक साथ दोनों मेथड बताने लगूंगा तो कहीं ना कहीं दोनों कहीं ओवरलैप ना हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो अभी जो मेथड मैं डिस्कस करूंगा वो कौन सा मेथड होगा, जो तुम्हारे बोर्ड में मेथड हैं या फिर जो हमारे स्टैंडर्ड मेथड हैं उसके थ्रू तुम्हें बताऊंगा। हाँ, शुरू में तो इजी है क्योंकि ये तो रजिस्टिव सर्किट है, तो ये तो सबसे आसान है। जैसे सपोज ये एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दिया। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का साइन ये होता है, ध्यान रखना ऐसे। ठीक है? सपोज ये वोल्टेज क्या है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। इस वोल्टेज का पीक वैल्यू क्या है बताओ? वोल्टेज का पीक वैल्यू Not sir. V नॉट, और जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा। तो जब इस रजिस्टर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो भी तो अल्टरनेटिंग होगा कुछ है। ये भी आई जो होगा, ये करंट भी कुछ ऐसा होगा श्योर। आई की वैल्यू कुछ ऐसे होनी चाहिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ फाई कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होना चाहिए, होगा मगर अल्टरनेटिंग ही। बोलो, इतना श्योर है? तो Yes, sir. अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे तो रजिस्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो भी अल्टरनेटिंग ही होगा। अब देखो, हम इस अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो ओम्स वो किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो बता सकते हो यहां से यहां तक जब जाएंगे तो कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ बताओ? IR. आई आर। यहां से यहां तक कुछ नहीं होगा, मतलब यहां से यहां तक उतना ही पोटेंशियल का क्या होना चाहिए, फिर राइज होना चाहिए। और पोटेंशियल कितना गिवन है ये, तो मतलब माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर यहां से यहां तक कुछ नहीं, दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब आई आर की वैल्यू देखा जाए तो किसके इक्वल लिखा जा सकता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल लिख सकते हैं, बताओ किरचॉफ लॉ से। Yes, sir. तो करंट तो निकल गया बेटा, कुछ नहीं करना, रजिस्टर को नीचे ले आओ। तो बताओ इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी।
तो अगर तुमने रजिस्टर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना लगाया है बताओ, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर रजिस्टर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने लगा रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो रजिस्टर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा बताओ, वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी आएगा। बोलो Yes. कितना क्लियर है सबको, बोलो। Yes. इससे क्या पता चला बताओ, रजिस्टर में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका फेज देखो, और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज लगाया गया है उसका फेज देखो। बताओ दोनों का फेज क्या है, Same, sir. सेम। तो पहली चीज तो यही याद रखनी है तुम्हें कि रजिस्टर में हमेशा होगा रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और रजिस्टर में फ्लो करने वाले करंट का फेज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आया समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और देखना ये बहुत यूज आएगा आगे भी दूसरे सर्किट को सॉल्व करने में। तो पहला पॉइंट नोट करते हैं, फेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस से रजिस्टर आर ऑलवेज सेम। क्लियर है सबको, बताओ। Yes, sir. दूसरी चीज देखो, रजिस्टर जो रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज लगा रखा है उस वोल्टेज का पीक वैल्यू कितना है बताओ, V not, sir. वी नॉट। और रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट क्या है, V not bias. करंट का पीक वैल्यू हमेशा क्या होगा, ध्यान रखना, किसी भी सर्किट में करंट का पीक वैल्यू जो होता है अप्लाइड वोल्टेज का पीक वैल्यू और डिवाइडेड बाय उस सर्किट का क्या होगा, इंपीडेंस। मगर यहां तो इस सर्किट में केवल रजिस्टर ही लगा है, तो मतलब ये जेड की वैल्यू सिर्फ क्या आनी चाहिए बताओ, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आना चाहिए है, बोलो। या फिर इस रजिस्टर का सिर्फ क्या आना चाहिए, रिएक्टेंस आना चाहिए, क्योंकि और कोई एलिमेंट तो है नहीं। तो जो रजिस्टर का रिएक्टेंस होगा वही क्या बन जाएगा, इस सर्किट का इंपीडेंस बन जाएगा। बोलो। Yes. तो इससे पता चल रहा है कि इस रजिस्टर का जो रिएक्टेंस होगा वो कितना है बताओ, यहां पे एसी सर्किट के लिए आर के इक्वल है। आया समझ में? तो रिएक्टेंस ऑफ रजिस्टर अगर यहां से देखें तो क्या आ जाएगा, आर। और हमेशा याद रखना कि सर्किट में जो एसी करंट फ्लो करेगा उसका पीक वैल्यू हमेशा अप्लाइड वोल्टेज का पीक वैल्यू और किस डिवाइडेड बाय क्या होगा, इंपीडेंस। इतना क्लियर है सबको, बताओ। बोलो बेटा। Yes. Yes. देखो, अगर मैं करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, तो वोल्टेज तो है वी नॉट साइन ओमेगा टी, नो डाउट साइनोसोइडल कर्व ऐसे बनेगा, एक साइकिल के लिए बना रहा हूं। और इसका ये पीक वैल्यू जो है वो कितना होगा बताओ, वी नॉट। और बताओ जो करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर में अगर उसका बनाएंगे ग्राफ तो क्या होगा, कैसे बनेगा, वो भी साइनोसोइडल ही कर्व है, बस उसका पीक वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है। तो कुछ ऐसे ही बनेगा, बताओ। Yes. इसका पीक वैल्यू क्या है देखो, वी नॉट बाई आर है। ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो गई तो ये पीक वैल्यू बढ़ भी जाएगा।
ठीक है ना? बोलो। और लास्ट अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, देखो जो करंट है उस करंट का फेजर डायग्राम अगर मैं एक्स एक्सिस में बना रहा हूं, ये करंट है, करंट का वेक्टर ऐसे बना रहा हूं एक्स एक्सिस में, इसका लेंथ कितना होगा v नॉट बाई आर, और इस वेक्टर का फेज कितना है ओमेगा टी। तो बताओ जो वोल्टेज लगा रखा है, इस वोल्टेज का फेजर डायग्राम क्या बनना चाहिए बोलो? वो भी किधर बनेगा फिर? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में बनेगा। तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का फेजर डायग्राम और रजिस्टर में फ्लो करने वाले करंट का फेजर डायग्राम, दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? सेम डायरेक्शन। बताओ इतनी चीज समझ में आ गई सबको? यस सर। प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो सपोज हमारे पास एक इंडक्टर है इस बार, और इस इंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या लगा रखा है? एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज। रजिस्टर के अक्रॉस हमने लगा रखा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो जब मैं इस रजिस्टर के इंडक्टर के क्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दिया सपोज V नॉट साइन ओमेगा टी, तो जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाऊंगा तो इसमें करंट भी कैसा फ्लो करेगा बताओ? अल्टरनेटिंग टाइप का ही फ्लो करेगा, हैं? बोलो। मतलब ये I जो होगा कुछ ऐसा होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, कुछ ऐसा हो सकता है, हैं? अब देखो मैं इस अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कैसे निकालूंगा बताओ? इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखूं यहां से यहां तक? L di/dt लिख सकता हूं, बताओ? तो अगर यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है L di/dt, तो बताओ यहां से यहां तक राइज कितना होगा फिर? V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये दोनों क्या होने चाहिए बताओ? इक्वल होने चाहिए, तभी तो किरचॉफ लॉ वैलिड होगा। बोलो। यस सर। तो मतलब L di/dt की वैल्यू जो होनी चाहिए V नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होनी चाहिए। यहां से देखो डी आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता हूं मैं, V नॉट बाई एल और साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। तो बताओ इधर तो करंट आ जाएगा, बोलो। यस सर। इधर V नॉट बाई क्या आ जाएगा बताओ? ओमेगा एल और माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा, बताओ इसका इंटीग्रेशन है। और हो सकता है कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हो, बोलो। अब तुमको आइडिया लगाना ये कांस्टेंट क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। देखो अगर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नॉन जीरो हो गया तो इसका क्या मतलब होगा समझना। जैसे अगर ये करंट ऐसा आ गया, इस करंट का इक्वेशन सपोज आ गया समथिंग आई नॉट और कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 2 आ गया सपोज ऐसे, इसका मतलब समझ रहे हो ये 2 जो है ये क्या है बताओ? डीसी करंट है। तो क्या इसमें कोई डीसी वोल्टेज लगा रखा है हमने कहीं भी कि उसके करस्पॉन्डिंग यहां डीसी करंट भी फ्लो कर रहा है? ये डीसी वाला पार्ट है और ये वाला कौन सा पार्ट है बताओ? एसी पार्ट है। तो इसमें जब ऐसा वोल्टेज लगाएं जिसमें डीसी वोल्टेज प्लस एसी वोल्टेज हो, मतलब अगर मैं ऐसा वोल्टेज लगाता, सपोज ऐसा वोल्टेज लगाता 2 प्लस 10 साइन ओमेगा टी लगाता, तो बताओ तुम कैसा एक्सपेक्ट करते कि कैसा करंट जनरेट होगा? ये तुम्हारा डीसी वोल्टेज हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा वो भी क्या आएगा? एक डीसी।
और ये तुम्हारा एसी वोल्टेज हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा वो क्या आएगा, एसी। मतलब तुम्हारा करंट कुछ ऐसा आता, फिर समझो समझो एक कांस्टेंट आता ए प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप, ऐसे कुछ आता, जाके बोलो ऐसे कुछ आता करंट, आएगा Yes, नहीं sir. समझ में, बोलो। अगर ऐसा वोल्टेज लगाते तो, क्योंकि इसमें डीसी वोल्टेज है तो उसके करस्पॉन्डिंग डीसी करंट, और ये एसी वोल्टेज है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एसी करंट। बोलो क्लियर है सबको, नहीं आया समझ में? Yes, sir. तो इसका मतलब बताओ, अगर हम यहां पे सिर्फ कैसा वोल्टेज लगा रहे हैं, एसी वोल्टेज लगा रहे हैं, तो इस सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ इसमें फिर, 0. जीरो। सिर्फ एसी करंट होगा तो ये सी तुम्हारा क्या आएगा, जीरो। अगर इसको जीरो कर दूं तो आई इक्वल टू क्या आ गया, देखो वी नॉट बाई ओमेगा एल। और बताओ माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख दूं तो बन जाएगा, बताओ काम। इसकी वैल्यू देखो क्या माइनस कॉस ओमेगा टी आ रही कि नहीं, बताओ मेरे को, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब जब मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये लगाऊंगा, ऐसा अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस लगाऊंगा, तो इंडक्टर में फ्लो होने वाला अल्टरनेटिंग करंट ये होगा। बताओ क्लियर है सबको? Yes. पहला पॉइंट बताओ, वोल्टेज जो लगा रहा है उसका फेज क्या है, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज लगाया गया Negative. ओमेगा टी, और जो इंडक्टर में फ्लो कर रहा है करंट उसका फेज क्या है, Negative minus power. ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब बताओ इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का फेज क्या आएगा, लीड करेगा कि लैग? Lead correct, sir. हाँ, 5/2. इंडक्टर के क्रॉस हमेशा, ऐसा नहीं कि इसी सर्किट में बस, इंडक्टर के क्रॉस हमेशा वोल्टेज लीड करेगा करंट से कितना, पाई बाई टू एंगल। बोलो क्लियर है? Yes. तो एक क्रॉस से इंडक्टर, voltage always leads current with pi by 2 एंगल। ये हमेशा ट्रू है बेटा, ये आगे भी बहुत यूज आएगा समझने के लिए। तो तुमको हमेशा याद रखना है, इंडक्टर में वोल्टेज हमेशा लीड कर रहा है पाई बाय 2 एंगल विद रिस्पेक्ट टू करंट। और दूसरा बताओ फिर से, देखो इससे प्रूफ हो जाएगा कि इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होगा। बताओ करंट का पीक वैल्यू कितना है, देखो V not by omega. पी नॉट बाई ओमेगा एल। मतलब इस सर्किट का इंपीडेंस क्या होना चाहिए, V not by the omega L, sir. ओमेगा एल होना चाहिए, क्योंकि करंट का पीक वैल्यू हमेशा क्या होता है, वोल्टेज का पीक वैल्यू बाई इंपीडेंस। तो इस सर्किट का इंपीडेंस होना चाहिए ओमेगा टी, मगर इस सर्किट में लगा क्या है, सिर्फ Inductor. इस सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगा है, तो इंपीडेंस इसका मतलब किसके इक्वल आना चाहिए, इंडक्टर के रिएक्टेंस के इक्वल आना चाहिए। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इस इंडक्टर का रिएक्टेंस में क्या लिख सकता हूं, ओमेगा एल लिख सकता हूं, बोलो Yes. है? Sir. और यही चीज तुमको लिखाई थी वहां पे मैंने। तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर जो आएगा, यहां से प्रूफ हो रहा है कि किसके इक्वल आएगा, ओमेगा एल के इक्वल आएगा। अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं सपोज, देखो मैं करंट वाला फेजर डायग्राम हमेशा एक्स एक्सिस में बनाऊंगा, ध्यान रखना। तो करंट का वेक्टर मैंने एक्स एक्सिस में सपोज ऐसे बना लिया,
जो इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसका वेक्टर ये है, आई नॉट इसका लेंथ है, और इसका फेज ऑलरेडी क्या होगा बताओ, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। आई नॉट की वैल्यू है वी नॉट बाई ओमेगा एल। तो बताओ इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज लगा रखा है उसका फेजर डायग्राम किधर बनाऊं, उसका वेक्टर किधर बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा सर वाई। वाई एक्सिस ऐसे बनेगा, वी नॉट। आया समझ में? तो इंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट का फेजर डायग्राम ये होगा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो होगा उसका फेजर डायग्राम ये होगा। बताओ क्लियर है सबको? रिएक्टेंस वाला पॉइंट वापस करो। बेटा रिएक्टेंस मतलब ये देखो, मुझे पता है करंट का पीक वैल्यू हमेशा क्या आएगा, वोल्टेज का पीक वैल्यू बाई इंपीडेंस सर्किट का आएगा। मगर इस सर्किट में लगा क्या है बताओ, सिर्फ इंडक्टर। तो इंपीडेंस क्या होना चाहिए बताओ? इंपीडेंस इंडक्टर का रिएक्टेंस नहीं होना चाहिए सिर्फ, बताओ। और कुछ लगा होता तो भाई और कुछ आ जाता, मगर यहां तो सिर्फ इंडक्टर लगा है, तो इसका मतलब इसका इंपीडेंस इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होगा उसी के इक्वल होगा। तो और अब कंपेयर करोगे तो एक्सएल की जगह यहां क्या है बताओ, ओमेगा एल है? तो इस इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो ओमेगा एल के इक्वल होगा, इसका मतलब। बताओ समझ में आ गया सबको ये?